हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लांट लेआउट से। अगेन, अगर हम किसी बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, कोई नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें प्लांट लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम प्लांट लेआउट क्यों पढ़ते हैं। एक्चुअली प्लांट लेआउट नहीं, आप अपने घर का जो नक्शा बनाते हैं, अगर आप एक शॉप स्टैब्लिश कर रहे हैं, जैसे आप लोग सुपरमार्केट जाते होंगे, आपने बहुत सारे बिग बाजार के स्टोर्स विजिट किए होंगे, आपने बहुत सारे डीमार्ट के स्टोर विजिट किए होंगे, इस तरह के सुभिक्षा, रिलायंस फ्रेश, इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर विजिट किए होंगे। तो वहां पे एक स्पेसिफिक लेआउट फॉलो करते हैं वो। और जो लेआउट होता है, प्लांट के लेआउट में की बात कर लें, किसी कॉलेज के लेआउट की बात कर लें, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के लेआउट की बात कर लें, किसी सुपरमार्केट के लेआउट की बात कर लें, बात एक ही है, लेआउट हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। एक्चुअली अगर आपका जो भी वर्किंग एरिया है, जहाँ पे आप रहते हैं या जहाँ आप काम कर रहे हैं, जो अपनी फैक्ट्री बनाई है, अपने ऑफिस बनाया है, आपने डिपार्टमेंटल स्टोर स्टार्ट किया है, अगर आप प्रॉपर प्लांट लेआउट या प्रॉपर लेआउट को फॉलो करेंगे तो उससे सबसे पहले आपको एडवांटेज क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। आप सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, आपका पर्सनल रूम है, उसमें अगर आप पढ़ाई लिखाई की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो अगर आपने अपनी बुक्स को करीने से लगा के रखा हुआ है, सबका टाइटल आपको दिख रहा है, सबके वॉल्यूम्स आपको दिख रहे हैं, सारी चीज़ें आपने सिस्टमैटिक रखी हुई हैं, अपने पेन, लैपटॉप, अपनी हार्ड डिस्क, अपना पेन ड्राइव, आपका नेट कनेक्टिविटी, आपकी बुक्स, आपकी नोटबुक, सब चीज़ें प्रॉपर हैं, तो आप जैसे ही चाहेंगे तुरंत आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं आधे घंटे एक घंटे वो सब चीजें ढूंढते हैं, अब वाली बुक नहीं मिल रही है, अब वाला पेन ड्राइव नहीं मिल रहा, अब वाला लेक्चर खो गया है, अब नेट नहीं काम कर रहा है, अब डाउनलोडिंग नहीं हो रही है, अब सिस्टम गड़बड़ हो गया है। तो अगर आप अपना इंडिविजुअल लाइफ का भी एग्जाम्पल लें तो उससे ये पता चलता है कि अगर हम लोग अपना घर का लेआउट, अपने रूम का लेआउट, अपने ऑफिस का लेआउट प्रॉपर रखेंगे तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हमारी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, हमारा जो टाइम है वो बहुत बचता है, टाइम को यूटिलाइज कर पाते हैं हम लोग मैक्सिमम। तो ये सारे के सारे एडवांटेज होते हैं। तो प्लांट लेआउट में आप स्पेसिफिक अगर प्लांट लेआउट की बात करें तो अगर प्लांट लेआउट प्रॉपर बना है तो इससे क्या होगा, आपकी पहले तो कम एरिया में ज़्यादा काम आप कर पाएंगे, क्योंकि जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वो बहुत बड़ी जगहों में स्टैब्लिश की जाते हैं और जगह बहुत महंगी होती है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है लैंड में, मतलब लैंड एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और इसमें जनरली अभी क्योंकि हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म बिल अभी पास नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने लेके आया था लेकिन वो किसी वजह से पास नहीं हो पाया। उसमें राहुल गांधी जी ने और बहुत सारे लेफ्ट के पार्टियों ने बहुत विरोध किया था, फिर फाइनली वो बिल को गवर्नमेंट को ड्रॉप करना पड़ा था। तो हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म बिल अभी है नहीं, और प्रॉपर लैंड रिफॉर्म बिल नहीं होने की वजह से दिक्कत ये हो रही है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बिग बिजनेस हाउसेज हैं, उनको जमीनें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं या तो मिलती नहीं है मौके पे जहाँ पे उनको चाहिए होता है, और अगर मिलती भी है तो उनको बहुत ओवर प्राइस पे करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है। उसका नतीजा क्या निकलता है, उसका नतीजा ये निकलता है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई तो डेफिनेटली आपका मार्जिन आपको बहुत कम मिलेगा, और आपको वो मार्जिन निकालने के लिए जो अप्रोप्रिएट मार्जिन होगा आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। तो यानी कि अगर आप प्रॉपर प्लांट लेआउट फॉलो नहीं कर रहे हो, आपकी लैंड महंगी है, आप जमीन को इफेक्टिवली यूज नहीं कर रहे हो, आपका लेआउट इफेक्टिव नहीं है, उसमें वेस्टेज हो रही है, जमीन की वेस्टेज हो रही है, टाइम की वेस्टेज हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट किस पे आएगा, इसका इम्पैक्ट आएगा आपके फिनिश गुड्स पे। मतलब उसकी प्राइस पर यूनिट आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और अगर आपकी प्राइस पर यूनिट बहुत ज्यादा होगी तो आप डेफिनेटली मल्टीनेशनल कंपनियों से आपका प्रोडक्ट कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, आप लोकल प्लेयर बन जाओगे। और जब वो मल्टीनेशनल कंपनी आपके लोकल एरिया में आएगी, अपना प्रोडक्ट लेके पेनिट्रेट करेगी, तो आप साफ हो जाओगे, मतलब वो बिजनेस आपका मर जाएगा, यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। तो इससे बचने के लिए क्या है कि अगर हम अपनी पर यूनिट कॉस्ट जितनी कम से कम रखें उतना ही हमारा बिजनेस ज्यादा सस्टेन कर सकता है, हमें वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा, लॉन्ग टर्म में बिजनेस बढ़ेगा, हम मल्टीनेशनल कंपनियों से कॉम्पीट कर पाएंगे, हम चाइना ताइवान की कंपनियों से कॉम्पीट कर पाएंगे, और हमारे प्रोडक्ट्स की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो अक्रॉस द ग्लोब ज्यादा बढ़ेगी। करना क्या होगा, करना ये होगा कि हमें पर यूनिट कॉस्ट घटाना होगा। पर यूनिट कॉस्ट कैसे घटेगी, हमारी जो लैंड है वो इफेक्टिव यूटिलाइज हो, हम कम जगह पे ज्यादा काम करें, काम हो रहा है वो स्मूथ हो,
फंक्शनिंग सारी स्मूथ हो, टाइम वेस्टेज ना हो, मिनिमम मूवमेंट हो, मतलब मूवमेंट वर्कर का, ऑफिसर्स का जितना कम से कम होगा उतना अच्छा है। मतलब अगर किसी को किसी से मिलना है, मीटिंग करनी है, तो जितना कम एक दूसरे से जगह जाए, मूवमेंट जितना कम हो, वर्कर खड़ा हुआ है असेंबली लाइन पे, प्रोडक्ट सामने आता जा रहा है, फटाफट फटाफट वो असेंबल करता जा रहा है। अब उसको भागना पड़ रहा है, पहले इधर गया, फिर उधर गया, फिर दूसरी जगह गया वो फिट करने के लिए, तो समझिए कि आपका टाइम ज्यादा लगेगा और आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट महंगी हो जाएगी, फिर आप कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि प्लांट लेआउट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ज्यादा ही लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि प्लांट लेआउट क्या चीज होती है और इसको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इसका क्या फायदा है। कुछ बताएगा मुझे, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, सेफ्टी का भी पॉइंट रहता है, बिल्कुल सही। अगर आपके यहाँ बहुत ज्यादा मचमच होगी, बहुत इधर कोई प्रोडक्ट पड़ा है, कोई उधर पड़ा है, कोई फिसल के गिर गया, कहीं लिब्रिकेंट पड़ा हुआ है, कहीं पे पेट्रोल फैला हुआ है, कहीं पे केमिकल फैला हुआ है, एक्सीडेंट होगा। अगर सब कुछ नीट एंड क्लीन एकदम प्रॉपर वेल अरेंज होगा, प्रॉपर लेआउट में होगा, तो एक्सीडेंट कम होंगे, सेफ्टी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया पॉइंट। हाँ, हमारा पैसा कम लगेगा, हमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है हमारी वो रिड्यूस हो जाएगी, बहुत कम पैसा लगाना पड़ेगा। और बताइए सब लोग, एक एक पॉइंट बताओ। हाँ, फर्क पड़ता है लेआउट में इन्वेस्टमेंट से, इसलिए फर्क पड़ता है कि अभी मैंने जो लैंड एक्विजिशन बिल की बात करी ना, वो इसीलिए करी कि अगर आपने लेआउट अच्छा बनाया, आपने अच्छा कई सारी फैक्ट्री, किसी ने फैक्ट्रियां विजिट करी हैं? अच्छा, तो आप इंडिया में फैक्ट्री में गए होंगे तो देखा होगा उधर टीन शेड लगा है, उधर वो पानी भरा हुआ है कोने में, इधर घास पड़ी है, उधर पत्थर पड़े, ऐसे ही होता है ज्यादातर। मतलब बहुत अच्छी फैक्ट्रियां बहुत कम मिलती हैं। लेकिन अगर आप चाइना, ताइवान, कोरिया इधर जाएंगे तो आपको बहुत वेल अरेंज प्लांट मिलेंगे। तो होता क्या है कि जब आप कोई प्लांट लगाने जा रहे हो, और मैंने आपको बताया कि इंडिया में लैंड एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि लैंड रिफॉर्म बिल अभी आया ही नहीं है। लैंड रिफॉर्म बिल ड्रॉप हो गया था, गिर गया था, पास ही नहीं हो पाया, सरकार उसको पास नहीं करा पाई, 2 टेन्योर में भी नहीं पास करा पाई। वो आर्टिकल 370 और जो भी सब कुछ सब करा लिए, मंदिर मंदिर सब करा लिए उन्होंने, जितने भी एजेंडे थे पूरे कर लिए, लेकिन अभी भी लैंड रिफॉर्म बिल नहीं कर पाए पास। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक एंटरप्रेन्योर्स को या बड़ी इंडस्ट्रीज को हम लोग लैंड नहीं देंगे प्रॉपर सस्ते दाम पे अच्छी जगह पे, तब तक हमारे यहाँ बल्क में जॉब नहीं जनरेट होंगे। तो प्लांट लेआउट से इन्वेस्टमेंट में इस तरह से फर्क पड़ता है। अगर आपने जमीन खरीदी, किसी को 2 लोगों को सेम प्लांट लगाने हैं, दोनों ने मान लीजिए कि 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन खरीदी, लेकिन एक ने क्या किया, 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगा लिया, उसी में वेयर हाउस भी बना लिया और बहुत अच्छे से बनाया है प्रॉपर डिजाइन करके। दूसरे ने क्या किया, एक में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया, वेयर हाउस पूरे में उसी में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उसने फैला डाला। अच्छा डिजाइन नहीं था, प्रॉपर नहीं था। अब उसमें क्या हो रहा है कि बड़ी में बना दिया तो उससे क्या मूवमेंट बढ़ गया, टाइम ज्यादा लग रहा है, और प्लस वेयर हाउस के लिए उसको फिर जगह खरीदनी पड़ी, फिर इन्वेस्टमेंट लग गया और मैनेज करने का टाइम बढ़ गया। वेयर हाउस पता चला 1 किलोमीटर दूर है, अब वहां से सामान आ रहा है, तो मतलब इससे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में बहुत फर्क पड़ता है लेआउट से। लेआउट रेफर्स टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, वर्क सेंटर एंड इक्विपमेंट्स with practical emphasis on movement of work, customers or materials through the system। क्या है? लेआउट रेफर्स टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स। एक लेआउट होगा, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बने होंगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बना हुआ है, जैसे आप बैकग्राउंड पे ये इमेज देख रहे हैं, तो ये जो इमेज है ये प्लांट का लेआउट है। तो इसमें अकाउंट डिपार्टमेंट कहीं पे होगा, कहीं पे आपका HR डिपार्टमेंट होगा, कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा होगा, कहीं पे वेयर हाउस बना होगा। तो यानी कि लेआउट रेफर्स टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, वर्क सेंटर्स होंगे, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे होंगे, कहीं बॉयलर लगा है, कहीं हैवी मशीनरी लगी है, कहीं लिफ्ट लगी हुई है, कहीं क्रेन लगी हुई है, सब जगह अलग अलग इक्विपमेंट्स लगे हैं विद पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन मूवमेंट ऑफ वर्क। अब उसने ये सब क्यों कर रखा है? ताकि रॉ मटेरियल आए, फिनिश गुड्स बने, और फिनिश गुड बन के फटाक से वो वेयर हाउस में चला जाए या वहीं से डिस्पैच हो जाए। यानी कि मूवमेंट ऑफ वर्क या कस्टमर्स या मटेरियल। अब डिपार्टमेंटल स्टोर में कस्टमर्स का होगा, क्योंकि सारा सामान लगा हुआ है। बिग बाजार में आप गए, तो आप बिग बाजार में आप गए तो वो अगर इस तरह से चीजों को लगा दें कि भूल भुलैया क्रिएट हो जाए, तो होगा क्या, आप आधी चीजों को देख ही नहीं पाओगे। और अगर आपको देख नहीं पाओगे उन प्रोडक्ट्स को, उन चीजों को देख नहीं पाओगे, तो उससे होगा क्या कि उस चीजों को पिक नहीं करोगे, यानी वो बिकेगी नहीं। जब दिखेगी नहीं तो बिकेगी नहीं, जब दिखेगी तभी बिकेगी। तो यानी कि आपका जो वहां पे लेआउट है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि सारी चीजें प्रॉपर विजिबिलिटी में हो कस्टमर की।
यानी आपको इस तरह से अपने लेआउट को अरेंज करना है कि कस्टमर एक तरफ से एंट्री करे तो उसको ईच एंड एवरीथिंग जो भी उस वहाँ प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, गारमेंट, यूटेंसिल्स और सर्फ और वॉशिंग पाउडर और उसके जितनी क्रॉकरी, अनाज, सब कुछ सारी चीजें प्रॉपर उसको दिखें। कभी कभी ये होता है वो कपड़े खरीदने आया लेकिन वो मैगी और बिस्किट भी खरीद ले गया, क्यों? क्योंकि सामने उसको दिख गया, उसको याद आ गया कि यार घर में मैगी खत्म हो गई है। या वो मैगी खरीदने आया था तब तक देखा कि दाल भी खरीद ले गया, क्यों? उसको याद आ गया कि या घर से फोन आ गया भाई दाल भी लेते हैं ना, दाल खत्म हो गई है। तो यानी अगर डिस्प्ले पे होगा, आपको दिखेगा तो वो अपने आप बिक जाएगा। यानी कि रोल किसका इंपॉर्टेंट है? लेआउट का। यानी आपके सुपरमार्केट का या आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का अगर लेआउट इफेक्टिव है तो उससे क्या होगा? मूवमेंट ऑफ वर्क प्रॉपर होगा, स्मूथ होगा और उससे आपकी एफिशिएंसी और टाइम और मनी सब कुछ बचेगा। लेआउट डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट फॉर 3 बेसिक रीजंस। क्यों ये डिसीजन इंपॉर्टेंट है? कौन कौन से रीजंस होते हैं? रिक्वायर्ड सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी एंड एफर्ट। अब देखिए, जब भी आप कोई प्लांट बना रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा लग रहा होता है, बहुत एफर्ट लग रहा होता है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक एंटरप्रेन्योर ने कितने अपने दिनों रात एकदम लगा दिए होंगे, झोंक दिए होंगे उसने एक फैक्ट्री को बनाने में। कितना उसने कॉन्ट्रैक्टर से बात करी होगी, कहाँ से मशीनों के लिए बात करी होगी, कहाँ से उसने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए होंगे, कैसे उसने लोगों को हायर किया होगा, फिर उनको सबको सेटिस्फाई किया होगा, फिर उनसे नेगोशिएट किए होंगे। मतलब एक वर्कर एक फैक्ट्री स्टार्ट करने में उसने कितना एफर्ट और कितना पैसा लगाया होगा। जब हम किसी प्लांट को स्टैब्लिश करते हैं तो सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी और एफर्ट लगता है, और अगर आप उस मनी को, हार्ड अर्न मनी को और एफर्ट्स को मिनिमाइज करना चाहते हैं आगे आने वाले दसियों सैकड़ों साल तक, जब तक आपका प्लांट रन करेगा, आपने गलत जगह डिपार्टमेंट बना दिए, आपने 2 ऐसे डिपार्टमेंट जो आपस में बहुत इंटर रिलेटेड हैं, जिनकी आपस में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, उनको आपने बहुत दूर दूर बना दिया, तो डेफिनेटली आपको उसका खामियाजा अगले सैकड़ों सालों तक भुगतना पड़ेगा जब तक वो प्लांट चलता रहेगा। तो इसलिए लेआउट बहुत प्रॉपर होना चाहिए। वो सारे के सारे डिपार्टमेंट जो आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, उनका सेटिंग बहुत पास होना चाहिए। ग्लास के केबिन होने चाहिए ताकि बहुत सारी चीजों में इशारों से बात कर लेते हैं। किसी को अगर कोई फाइल मंगानी है, मेल करनी है, दूर से हाथ हिला के बोल दिया मेल नहीं आई अभी तक, तुरंत आ गई। अदरवाइज क्या है, वो तो फोन करेगा या फिर रिमाइंडर मेल करेगा या फिर जाएगा, या मीटिंग करनी है तुरंत बगल वाला उठ के आ गया, सामने सामने डिस्कस हो गया। अदरवाइज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगा या फिर वो लोग सामने फेस टू फेस मिलेंगे जाके, मतलब बहुत टाइम लगेगा, बहुत एफर्ट लगेंगे। लेकिन अगर वो पास पास ही बैठे हैं तो फटाक से काम हो जाएगा। इससे क्या होता है कि अगर आपका लॉन्ग प्लांट लेआउट बहुत प्रॉपर है तो उससे आपको लॉन्ग टर्म तक बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते रहेंगे, एडवांटेज मिलता रहेगा, आपकी मिस्टेक्स, प्रॉब्लम्स, चीजें बहुत कम हो जाएंगी और आपके रिजल्ट्स वगैरह बहुत इंप्रूव हो जाएंगे। हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, नो डाउट। ये तो होगा ही, ये तो हम लोग इतनी देर से बात ही कर रहे हैं कि अगर हम लोग ये सब चीजें करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्लियर यहां तक? फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लेआउट। कुछ फैक्टर्स को हम लोग कंसीडर करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं? प्लांट की लोकेशन क्या है। अब ये बताइए, आप लोग ही मुझे बताइए कि प्लांट की लोकेशन क्यों प्लांट लेआउट बनाने में कंसीडर करते हैं? रीजन बताइए। प्लांट की लोकेशन का लेआउट से क्या लेना देना? फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लेआउट, यानी कुछ फैक्टर्स हैं जो प्लांट लेआउट को प्रभावित करते हैं, जिसमें कह रहा है प्लांट लोकेशन एंड बिल्डिंग। तो पहले लोकेशन की बात करते हैं। प्लांट की लोकेशन से प्लांट का लेआउट चेंज हो रहा है, तो लोकेशन से लेआउट कैसे चेंज हो रहा है ये मुझे बताइए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक कोल्ड स्टोरेज बनाना है, प्लांट है एक, या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना है। एक बनाना है कानपुर में, एक बनाना है जयपुर में, एक बनाना है लेह लद्दाख में। अब आप मुझे ये बताइए कि कानपुर वाला, जयपुर वाला, लेह लद्दाख वाला लेआउट एक ही जैसा होगा? प्लांट का एक ही जैसा कंस्ट्रक्शन होगा, एक ही जैसा डिजाइन बनेगा? फॉर एग्जाम्पल मुझे एक प्लांट बनाना है कानपुर में, एक बनाना है जयपुर में, एक बनाना है लेह लद्दाख में, एक बनाना है जापान में। तो ये जो 4 प्लांट हैं 4 अलग अलग लोकेशन में है। तो अगर मैं कानपुर वाला प्लांट बनाऊंगा तो कानपुर की जो रूफ्स है वो फ्लैट होंगी, 50 मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है, मिनिमम 0 के आसपास जाता है, 0 से 50 के बीच में वेरी करता है। लेकिन लेह लद्दाख में नेगेटिव टेम्परेचर चला जाता है, स्नोफॉल होती है, हैवी स्नोफॉल भी हो सकती है। तो अगर आपने वही सेम डिजाइन फॉलो कर दिया बिल्डिंग का लेह लद्दाख में, तो उसके ऊपर भारी बर्फ जम जाएगी और आपकी छत टूट के नीचे आ जाएगी, पानी भर जाएगा,
पूरा फैक्ट्री में सीलन फैल जाएगी। तो आपको वहाँ पे जो रूफ्स हैं उसकी वो वैसी बनानी पड़ेगी कि स्नोफॉल हो तो स्लाइड करके नीचे गिर जाए, जैसे कि आपने यूरोप अमेरिका में बिल्डिंग्स में होती हैं, नहीं स्लाइड टाइप की होती हैं, ताकि उसमें स्नो स्टिक ना करे। आपको अगर जापान में कोई प्लांट बनाना है तो आप ये देखेंगे कि वहाँ अर्थक्वेक बहुत आ रहे हैं, सुनामी आ रही है, बार बार अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो आपकी बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए कि प्रॉपर उसमें जो है अगर भूकंप आए तो गिरे ना। तो यानी कि लोकेशन और लेआउट वेरी करता है विद एल्टीट्यूड, विद वेदर कंडीशन, विद जोग्राफिकल लोकेशन, ये सब इनके हिसाब से आपका यानी प्लांट लोकेशन के हिसाब से प्लांट का लेआउट वेरी करेगा, और उसका बिल्डिंग का डिजाइन भी वेरी कर जाएगा लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, ओके। नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे वेरी करे। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन? नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे वेरी करेगा। आप एक फैक्ट्री में ब्रेड बना रहे हैं और एक फैक्ट्री में आप हार्ले डेविडसन बना रहे हैं, तो डेफिनेटली लेआउट अलग अलग होगा। एक में कैंडी बन रही है, एक में रोल्स रॉयस बन रही है, डेफिनेटली अलग अलग लेआउट होगा। यानी नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, जिस तरह का प्रोडक्ट होगा उसी को फेवर करने वाला प्लांट का लेआउट बनेगा। टाइप ऑफ इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करेगा, यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसका एक अलग फॉर्मेट होता है, आपका एफएमसीजी इंडस्ट्री है उसका एक अलग फॉर्मेट होता है, आपका वेल्डिंग माइनिंग का कोई काम हो रहा है उसका एक अलग फॉर्मेट होता है, उसका एक अलग लेआउट होता है। तो यानी कि इंडस्ट्री के ऊपर भी डिपेंड करेगा, इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इन्वायरमेंट के 2-3 फैक्टर हो सकते हैं। एक की क्या, मान लीजिए आप कोई टेनरी बना रखी है आपने, लेकिन आपने उसको गंगा नदी के किनारे बना रखा है, तो गवर्नमेंट का ये है कि आपको रिवर में अपना वेस्ट नहीं बहाना है, तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट अपने लेआउट में इंक्लूड करना पड़ेगा। कहीं पे हो सकता है कि जहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है तो आपने और ट्रीटमेंट प्लांट नहीं इंक्लूड किया। फिर इसमें वेदर कंडीशन भी इन्वायरमेंट में शामिल हो जाती है। आपने कोई प्लांट बना रहे हैं जहाँ पे कोई आपका बिल्डिंग है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, इस तरह के आसपास कोई है, तो आप लोग वहाँ पे ऐसा प्लांट बनाएंगे जिसमें कार्बन एमिशंस ना हो रहा हो, मिनिमम हो रहा हो। उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे धूल तक करना हो, कार्बन एमिशन ना हो, ये सब सारी चीजों को ध्यान में रख के हमारा लेआउट बनेगा। यानी कि इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, उनके ऊपर प्लांट लेआउट डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए कहीं आपने एक ऐसी जमीन पे आप बनाने जा रहे हैं जहाँ पे बहुत दलदली जमीन है, जमीन उसकी बहुत स्ट्रांग नहीं है, नीचे बहुत पोली है, तो आप वहाँ पे जो प्लांट बनाएंगे, जो बिल्डिंग बनाएंगे, उसके लिए आप स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे, कहीं मशीनों की वाइब्रेशन से आपकी बिल्डिंग ना धंस जाए। तो डिपेंड करेगा जैसी सिचुएशन है, कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट हो सकती हैं कहीं की, किसी एक स्पेशल लोकेशन की। अगर आप कोई हिल एरिया में कोई प्लांट बना रहे हो, आपका कोई माउंटेन एरिया में कोई प्लांट बना रहे हो, जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं वो उत्तराखंड में लगे हुए हैं, तो वहाँ की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है और उसका अलग कंस्ट्रक्शन का टाइप होगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। कोई रेतीली भूमि पे कोई प्लांट बन रहा है, उसका अलग टाइप होगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। रिपेयर मेंटेनेंस के हिसाब से उसका कुछ स्पेशल लेआउट होगा कि अगर मुझे इसको मेंटेन करना है, रिपेयर करना है, तो किस हिसाब से करेंगे। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो MBA फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ हम लोग इंडस्ट्रियल विजिट पे जाते हैं। तो हम लोगों ने पंतनगर में प्लांट पार्ले का विजिट किया, और भी कई जगह विजिट करती हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा मुझे लगा था, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने HR मैनेजर ने बहुत कोऑपरेट किया हम लोगों को। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक प्रेजेंटेशन दिखाई, और वहीं पे बगल में कंप्यूटर वगैरह रखा था, तो उन्होंने पूरी पहले पार्ले की जर्नी दिखाई उसी बड़ी सी स्क्रीन में, और फिर उसके बाद वो प्लांट विजिट करने ले गई। तो जो प्लांट विजिट करने ले गई, बहुत बड़ा प्लांट बना था, पंतनगर का बहुत ही बड़ा प्लांट है। वहां पे हम लोग को उन्होंने क्या किया, एक ऐसे लोकेशन पे लेके गई जहां से मतलब वो इतना बड़ा प्लांट, और वो एक ऊंचाई पे एक फ्लोर बना था, वहां से हम लोग देख रहे थे, हम लोग पूरा प्लांट नजर आ रहा था। मतलब इतना बढ़िया लेआउट बनाया गया था उस प्लांट का कि एक सुपरवाइजर, सिंगल आदमी वहां जाके खड़ा हो जाएगा, वो पूरा इतने बड़े प्लांट को ऑब्जर्व कर सकता है। तो यानी कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्लांट लोकेशन। कितना अच्छा प्लांट लेआउट, मतलब कितना बढ़िया लेआउट बनाया। और नीचे भी उन्होंने जो सारी की सारी चीजें सेट कर रखी थी, वो बहुत बड़ा प्लांट था, और उसमें से 4-5 लोग नजर आ रहे थे, मतलब फुली ऑटोमेटिक प्लांट।
कुछ लोग खड़े थे, बस वो ऑपरेटर्स थे जो मशीनों को ऑब्जर्व कर रहे थे कि प्रॉपर काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। वो भी अपने आप हाई क्वालिटी की मशीन थी, तो अपने आप ही सब काम हो रहा था। यानी कि आप एक चीज ये देखो कि जब मैं बहुत छोटा था उस समय भी मैं पार्ले जी कंज्यूम करता था, तब भी 5 रुपए का आता था, अभी भी 5 रुपए का आ रहा है, और शायद अभी आने वाले पता नहीं कितने सालों तक 5 रुपए का ही मिलेगा। क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस करी है बट चीज लगभग वही है। और आप ये सोचो कि अगर हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं और उसमें पार्ले जी का जैसे रैपर ही बनाने की कोशिश करें, तो उसी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो 1-2 रुपए पड़ जाएगी, पैकिंग ही कॉस्ट और फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर उसी में जो 5 रुपए का हम लोग परचेज करें उसमें जीएसटी भी लग रहा होगा, उसी में डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट भी है, उसी में मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट भी है, उसी में रिटेलर का प्रॉफिट भी है, और जितने भी मिडिल मैन है उनका प्रॉफिट है उसमें। फिर इतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन, जगह जगह बार बार ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, पहले प्लांट से निकला, स्टॉकिस्ट के पास गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको रिटेलर तक पहुंचाया, फिर रिटेलर के घर तक पहुंचा वो किसी तरह से, होम डिलीवरी वाला या वो खुद लेके गया, अब फिर उसने कंज्यूम किया, तब इन सब की ओवरऑल कॉस्ट, प्रॉफिट, टैक्सेस मिला के 5 रुपए। अब आप सोचो, यानी वो जब फैक्ट्री से निकल रहा होगा तो शायद उसकी कॉस्ट 3 ही रुपए या 3.5 रुपए होनी चाहिए, तभी तो इन बाद मिडिल मैन उन सबके खर्चे पूरे कर पाएंगे। यानी वो 3 रुपए का बना रहे होंगे, 3-3.5 रुपए का बना रहे होंगे, तब उसमें और खर्चे और सब मिला के वो कंज्यूमर तक 5 रुपए का पहुंच रहा है। तो आप ये सोचो कि अगर उन्होंने इतना शानदार प्लांट लेआउट और इतना ऑटोमेशन में चीजें नहीं करी होती, इतनी सिस्टमैटिक नहीं करी होती, तो वो कभी भी इस प्रोडक्ट को इतने सस्ते दामों पे नहीं बेच सकते थे। और इसीलिए पार्ले जी वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट है और उसके वॉल्यूम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अभी आपको अगर आप गूगल करके देखोगे तो इस समय लॉकडाउन में पार्ले जी बिस्किट ने जितनी गरीबों की मदद करी है उतनी आज तक कभी किसी ने नहीं करी है। पार्ले जी की सेल्स पिछले 100 साल में जितनी नहीं हुई होगी उतनी हो गई होगी। उसको गरीबों की रोटी कहा जा रहा था। यानी कि ये ब्यूटी किसकी है, मतलब इसमें जो पूरा कंट्रीब्यूशन है वो किस चीज का है, प्लांट लेआउट का कंट्रीब्यूशन है और ऑटोमेशन का कंट्रीब्यूशन है। यानी कि अगर वो लेआउट और सिस्टम इतना बढ़िया नहीं बनाएंगे तो आप समझ लीजिए कि इसीलिए उन्होंने अपने बिजनेस में मोनोपोली बना रखी है। उस सेगमेंट में कोई दूसरे मैन्युफैक्चरर की हिम्मत नहीं पड़ती है कि मैं जाऊं और मैं पार्ले जी ग्लूकोज वाला जो बिस्किट है, पार्ले जी जो बिस्किट है उसके सेगमेंट में उसके शेयर को छीनने की कोशिश करूं, कोई हिम्मत ही नहीं कर पाता है। ब्रिटानिया जैसी कंपनी ने करी थी टाइगर के थ्रू, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि वो भी उसका भी मार्केट शेयर बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप शेयर निकालेंगे तो ब्रिटानिया का 28% है और पार्ले का 27% है पूरी देश में, जिसमें से पार्ले जी पर्टिकुलर बिस्किट का काफी बड़ा शेयर है। ब्रिटानिया थोड़ा बहुत कॉम्पीट कर पाता है उससे, अदरवाइज और कोई दूसरा ब्रांड नहीं कर पाता है। तो ये सारी की सारी मतलब बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं, मैनेजमेंट पॉलिसी, बैलेंस कैसे आपको मेंटेन करना है, ह्यूमन नीड्स क्या है, मतलब आपको सेफ्टी, इन्वायरमेंट, प्रॉपर लाइट, प्रॉपर हवा, ये सब चीजें भी मैनेज करनी है कि आपको ऐसा लेआउट बनाना है कि आपके जो लोग वर्कर काम कर रहे हैं उनको फ्रेश एयर, प्रॉपर लाइट, वेंटिलेशन, मॉइस्चर कंट्रोल ये सब मिलता रहे, मशीनरी इक्विपमेंट आपकी सही रहे, और किस तरह की मशीनरी इक्विपमेंट है उसके हिसाब से भी प्लांट लेआउट आपका वेरी करेगा, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेआउट डिजाइन इज टू फैसिलिटेट अ स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क। मतलब सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो वर्क है बहुत आसानी से होता रहे, स्मूथली चलता रहे, स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क, मटीरियल एंड इंफॉर्मेशन थ्रू द सिस्टम। एक इफेक्टिव लेआउट बनाने का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो वर्क है वो आराम से चलता रहे, मटेरियल आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता रहे, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती रहे, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन, बिना मटेरियल, बिना वर्क फ्लो के आपका प्लांट नहीं चल सकता है। तो और सपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स और भी होते हैं, तो ये तो मेन ऑब्जेक्टिव हो गया, बेसिक ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके अलावा बहुत सारे सपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं कि आपको अपनी कॉस्ट को बहुत कम करना है। मतलब एक एक करके देखते हैं। टू फैसिलिटेट अटेनमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी, आपको अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी क्वालिटी मेंटेन करनी है, तो उसके लिए आपका लेआउट प्रॉपर होना चाहिए, तभी आप अच्छी क्वालिटी की सर्विस दे पाओगे। मतलब आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि किसी भी स्टेज में कहीं कोई डिफेक्ट ना आए आपके प्रोडक्ट में। आप अपनी जमीन, अपनी जगह को और अपने वर्कर को बहुत एफिशिएंटली मैनेज करना चाहते हो तो आपको अच्छा लेआउट बनाना पड़ेगा। आप कोई बॉटलनेक को अवॉइड करना चाहते हो, बॉटलनेक मतलब कोई समस्या, कोई परेशानी कोई ना आए, बिल्कुल स्मूथ चले काम, ठीक है, बॉटलनेक्स मिनिमम हो उसमें।
मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट को मिनिमम करना चाहते हो, अगर उलझाऊ सा डिजाइन है, एक चीज इधर आ रही है फिर उधर जा रही है फिर उधर से उधर जा रही है, या आपने वेयर हाउस बना दिया गेट के पास और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना हुआ है 1 किलोमीटर अंदर, तो आप पहले वेयर हाउस में लाओगे, फिर वहां पे एंट्री कराओगे, फिर वहां पे फिर असेंबलिंग होगी, फिर रखा जाएगा, फिर वहां से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से ऑर्डर आएगा, फिर उसको कोई लाद के लेबर ट्रॉली में लेके जाएगा, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगी। इसीलिए जापानीज कंपनियां जस्ट इन टाइम का इस्तेमाल करती हैं कि सीधे जब उनको अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी कन्वेयर बेल्ट पे, तो उसी समय उनके सप्लायर ने सीधे वहीं पहुंचाया। वो कोई वेयर हाउस नहीं बनाए हुए, कहीं वो स्टोर नहीं कर रहे हैं, सीधे उनके कंपोनेंट सप्लायर ने वहीं पे कंपोनेंट पहुंचा दिए, तो वो सब कॉस्ट बढ़ गई। इसीलिए ऑल्टो वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेलिंग कार है, क्योंकि मारुति और ये सब जो है कंपनियां जापान की, ये सब जस्ट इन टाइम अप्रोच पे काम करती हैं, इसीलिए ऑल्टो इतनी ज्यादा बिकती है क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। फिर टू एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ वर्कर और मटेरियल, ज्यादा मूवमेंट ना करें, एक ही जगह रहे, अपना फटाफट काम करते रहें, नहीं तो घूमते घूमते परेशान हो जाएं। टू मिनिमाइज प्रोडक्शन टाइम, टाइम घटाना, कस्टमर सर्विस का मिनिमम होना। अगर आपने एक डिपार्टमेंटल स्टोर बना रखा है, सब उलझा पुलझा पड़ा हुआ है, अदरवाइज क्या है, कस्टमर एक तरफ से एंट्री करा, सारे प्रोडक्ट देखता गया, जो समझ में आया उठाया, अपनी कार्ट में भरा, एक तरफ से एंट्री करी और यहाँ पे बिलिंग बना के, बिलिंग करा के यहाँ पे, और यहाँ गेट से फिर बाहर निकल गया। यहाँ से उसने एंट्री करी, सारा पॉइंट सब कुछ देखता रहा, पैसे से गया, इसमें यहाँ पे सारे दोनों तरफ डिस्प्ले लगे हुए हैं, देखा देखा सब खरीदा, खरीद के यहाँ पे बिलिंग करा के बाहर चला गया। तो आपने मतलब इस तरह का बना रखा है कि मिनिमम कस्टमर टाइम बहुत बचे कस्टमर का, अपने जो प्रोडक्शन प्लांट है उसमें भी टाइम बचे, और अगर टाइम बचेगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा लोग आ पाएंगे, ज्यादा सस्ता प्रोडक्ट, और सेफ्टी का फॉर्म, सेफ्टी को फॉलो करें। तो ये बेसिक कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे प्लांट लेआउट के, इफेक्टिव प्लांट लेआउट। टाइप्स क्या क्या होते हैं? फिक्स पोजीशन लेआउट, प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्लांट लेआउट, प्रोसेस ओरिएंटेड प्लांट लेआउट, कंबाइंड लेआउट, ये कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, इनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट क्या लिखा है इसमें? दिस टाइप ऑफ प्लांट लेआउट इज यूजफुल व्हेन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉन्टिन्यूअस और रिपीटेड वे, कॉन्टिन्यूअस फ्लो हो रहा हो जिसमें, और बार बार रिपीट हो रहा हो एक ही प्रोसेस, असेंबली लाइन, जैसे कि कार बन रही है, ठीक है, तो कार बन रही है तो वो एक ही काम बार बार कर रहे हैं, मतलब एक जो वर्कर है उसको अगर स्क्रू टाइट करना है तो हर कार में स्क्रू टाइट कर रहा है। तो द करेक्ट ऑपरेशंस फ्लो विल बी बेस्ड इन अ लाइन बैलेंसिंग एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रॉब्लम जनरेटेड बाय बॉटलनेक। अगर एक ही वर्कर एक ही काम बार बार कर रहा है तो उसको उसमें एक्सपर्टीज भी आ जाएगी, कॉन्टिन्यूअस फ्लो मेंटेन रहेगा, और सारी चीजें आपकी बहुत सिस्टमैटिक चलेंगी। द प्लांट लेआउट विल बी बेस्ड इन अलोकेटिंग अ मशीन as close as possible to the next one in line in the correct sequence to manufacture the product। मतलब कि जो कन्वेयर बेल्ट वाली बात है कि सबसे पहले उन्होंने बॉडी रखी, फिर उसमें कोई और चीज ऐड कर दी, फिर तीसरी चीज ऐड करी, और वो इस तरह से एलोकेट करने। देखो इसमें क्या लिखा है, द प्लांट लेआउट विल बी बेस्ड इन एलोकेटिंग अ मशीन एज क्लोज एज पॉसिबल टू द नेक्स्ट वन इन लाइन इन द करेक्ट सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस भी करेक्ट होना चाहिए कि बॉडी रखने के बाद उसको इंजन लगाना है, ये नहीं कि बॉडी रखने के बाद टायर लगाने लगा, इंजन लगा ही नहीं है। मतलब जो भी सीक्वेंस सही होगा उसी सीक्वेंस में होना चाहिए, और बिल्कुल जस्ट बगल में होना चाहिए, ताकि समय भी बचे और काम फटाक से हो जाए। कैसे? एग्जाम्पल से इन्होंने दिया है, ये रॉ मटेरियल गया, पहली सिचुएशन पे गया, स्टेशन 1 पे गया, इसने कुछ करा, मटेरियल यहाँ पे लेबर खड़ा हुआ है, रोबोटिक्स आर्म्स है, फिर दूसरे पोजीशन पे गया, उसने कुछ और उसमें चीजें कर दी, तीसरे में गया उसने कुछ और ऐड करा, चौथे में गया कुछ और कर दिया, फिनिश गुड बन के निकल गया। ये चीज आपके डिपार्टमेंटल स्टोर में भी कर सकती है, ठीक है। या मान लीजिए कि एक होटल है, खाने की थालियां बना के और सप्लाई करता है, तो उसने क्या किया, सबसे पहले ट्रे लगाई, ठीक है, फिर डिजर्ट रखा, फिर सैलेड रखा, फिर मेन कोर्स रखा, फिर वेजिटेबल्स रखी, फिर ब्रेड रखा, फिर बेवरेज रखा, और उसके बाद उसको पैक करके आगे बना दिया कैशियर के पास। या फिर आप ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में भी देख सकते हो, आप मैकडी में जाओ, एक तरफ पैसे दो, और पैसे देने के बाद दूसरे विंडो पे पहुंचो, वहां पे आपको सीधे प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो उसमें भी इसी तरह का फॉलो करते हैं। जैसे ही इधर से ऑर्डर आया, वो बंदा पहुंचा, उसने ऑर्डर दिया मैकडी के एक विंडो पे, उन्होंने फटाक से उसको बनाना शुरू कर दिया, ट्रे लगाई, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया, ऐसे करके, और जैसे ही वो इधर से चल के दूसरे विंडो पे पहुंचा कैशियर तक, फाइनल आउटपुट तक, वहां पे उसको प्रोडक्ट रेडी मिल गया।